नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। हिंदी फिल्म का ये गीत तो आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन इसके पीछे जो संदेश है वो संदेश है सहकारिता का। सहकारिता यानी कि मिलजुल कर कार्य करना और अच्छा परिणाम पैदा करना। इसे हम अक्सर सहकारिता से समृद्धि कहते हैं। भारत समेत दुनिया भर के लिए सहकारिता का बेहद महत्व है और इसी के चलते साल 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। और भारत में तो मौजूदा मोदी सरकार का इस पर इतना जोर है कि आजादी के 75 साल बाद साल 2021 में देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी दी गई अमित शाह को। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता पर कितना फोकस है मौजूदा सरकार का। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात के आणंद में अमित शाह ने देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। तो आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा, जिसमें जुड़ेंगे इसी विषय के विशेषज्ञ भी। लेकिन पहले आज की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, इसके साथ ही इससे प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीख कर आएंगे कि ये आंदोलन देश के गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर की पहली यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है देश को। और सहकारिता का क्या महत्व है देश में सहकारिता को सशक्त बनाने और गांव-गांव तक आर्थिक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्र सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने। आज 4 साल ये मंत्रालय पूरे कर चुका है और इन 4 वर्षों में मंत्रालय ने कई बड़े कदम उठाए हैं। तो क्या कुछ रही है इस सहकारिता मंत्रालय की बड़ी उपलब्धियां, इस खास रिपोर्ट में देख लीजिए। 6 जुलाई 2021 को मोदी सरकार ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उद्देश्य था सहकार से समृद्धि की भावना को जमीनी हकीकत बनाना। पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने कई बड़ी प्रमुख पहलों को कार्यान्वित किया है, जिससे देश भर में सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समिति वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश की सभी पंचायतों, गांवों को शामिल करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है।
वो 4 साल में जितना काम हुआ, पिछले 50 साल में उतना काम सेंट्रल लेवल पे नहीं हुआ। वो सपोर्ट नहीं मिला स्टेट्स को। स्टेट्स को भी एक गाइडिंग, एक लाइट है, उनको पता है कि जा सकते हैं, कुछ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मिल सकता है। और एक चाहे वो स्कीम के थ्रू हो, चाहे रिसोर्सेज के थ्रू हो, चाहे पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू, उस तरह एक सपोर्ट स्टेट्स को भी मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए। मोदी सरकार ने देश भर में शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों दोनों को सशक्त करने के लिए कई उपाय कर उनका विस्तार और वित्तीय पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित की है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य संगठित डेयरी सेक्टर में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, छोटे डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना और रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण में योगदान देना है। सहकारिता आंदोलन का सबसे बड़ा लक्ष्य है गांवों, किसानों, महिलाओं को आर्थिक रूप में मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सहकारिता के माध्यम से किसान को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। जैसे एमएसपी कंप्यूटरकरण जो निकला है, जो भारत सरकार, जो अमित शाह का जो अति योजना है कंप्यूटरकरण का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा काम कर रहा है जो सहकारिता का काम है। और हर चीज़ ऑनलाइन हुआ, सब लोग के जानकारी में है। धान के क्या रेट है, गेहूँ के क्या रेट है, कौन कौन किसान दिया। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश भर में पैक्स को डिजिटाइज करने की ऐतिहासिक पहल भी चल रही है। अब पैक्स को सिर्फ ऋण तक सीमित नहीं रखा गया है। इनमें भंडारण, खुदरा दुकानों, ड्रोन सेवा, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्रों, डीजल, पेट्रोल और गैस सहित ई मार्केटिंग जैसी 25 नई गतिविधियों से जोड़ा गया है। सहकारी समितियों के लिए पहली बार राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई और सभी सहकारी समितियों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया। सहकारिता के क्षेत्र में इन प्रयासों से लाखों किसानों को सस्ती खाद, बीज, ऋण, भंडारण और बाजार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रही हैं। सहकारिता मंत्रालय के 4 सालों ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इन योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जिसके लिए मोदी सरकार सहकारिता में जनभागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लगातार काम कर रही है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये देख लिया कि कितना फोकस है इस मंत्रालय पर, और आज इसीलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर श्याम सिंह जी, जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका आज शिलान्यास भी किया गया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर श्याम सिंह जी। और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद यानी कि IRMA के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। आप दोनों के पास मैं इस खास विषय पर चर्चा करूंगा, और क्या सहकारिता का कितना महत्व है खास तौर पर भारत के लिए, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट करके इस चर्चा को अपने दोनों मेहमानों के साथ बढ़ाएंगे। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सहकारिता के महत्व पर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है और 2025 को तो पूरा साल घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दिया था, प्रोफेसर श्याम सिंह जी और प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले प्रोफेसर श्याम सिंह जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर श्याम सिंह जी, आपसे खास तौर पर ये बात कि देखिए, भारत में जब सहकारिता की बात होती है तो आमतौर पर जो एक आम जनमानस है उसमें अमूल, इफ़को, इन सब का नाम आता है।
अब जाकर के जैसा हम जानते हैं कि करीब करीब आज़ादी के 75 साल बाद मोदी सरकार ने पहली बार अलग मंत्रालय का गठन किया। मंत्रालय का गठन करके जिम्मेदारी किनको दी? अमित शाह जैसे मंत्री को। और अब देश को ये पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारिता विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। क्या ये जो विश्वविद्यालय है ये अपने आप में ये बताता है कि कितना जोर है सहकारिता पर, और भविष्य की एक तस्वीर अभी से बनानी शुरू हो गई है, और इसीलिए इस विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है? जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो सहकारिता के प्रति भारत सरकार की एक बहुत ही एक जो नीति रही है कि सहकारिता सिर्फ इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाए कि ऐसा नहीं है कि सहकारिता सिर्फ एक अभी से शुरुआत हुई है। ये बहुत पुरानी एक हमारे यहाँ पे जो एक कल्चरल जो प्रोसेसेस रही हैं उनमें दिखती है। अगर आप देखिए SSG का मूवमेंट हो, या फिर आप देखिए कि और सारे बहुत सारे जो जन भागीदारी की हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, तो उनको एक संगठित रूप देने के लिए भारत सरकार ने एक ये पहल की है। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो स्टेप लिया है वो लिया है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का। और उसके पीछे एक मूलभूत भावना यही है कि जो हमारा नया युवा आ रहा है उस युवा को उस वर्ग को किस तरीके से सहकारिता की नीति के अराउंड उनको हम एक नॉलेज दे सकें, उनको तैयार कर सकें, एक योग्य श्रम बल तैयार कर सकें। क्योंकि आपको पता है और हम सबको पता है कि हमारे यहाँ करीब लगभग अगले 5 साल में एक जो एस्टिमेट है 12 लाख लोगों की ज़रूरत है जो कोऑपरेटिव्स में काम करेंगे, जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये जो एक पहल ली है सहकारिता मंत्रालय ने, जो आपने नाम लिया श्री ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने के गाइडेंस में, ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें कि हम कहाँ से वो युवा श्रम बल लाएंगे, वो ट्रेनिंग कैसे देंगे, हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो ये एक विश्वविद्यालय एक अच्छी पहल है उस दिशा में। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास। और प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी, जिस तरह से जो ग्रामीण प्रबंधन यानी कि गांव में, खास और भारत को गांवों का देश कहा जाता है अभी भी, और भारत में जो ग्रामीण आबादी है उसमें हम जानते हैं किसान, मजदूर, इस तरह की आबादी ज़्यादा है। लेकिन प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी, चाहे भारत की बात हो, 75 साल बाद अलग मंत्रालय का गठन किया गया, पूरा फोकस है, या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करना, आपको लगता है कि देश ने और दुनिया ने जो सहकारिता की ताकत है उसको पहचानने में कुछ देरी कर दी? क्योंकि इससे जिस तरह के क्रांतिकारी बदलाव हो सकते थे अभी तक, और काफी हद तक हो चुके होते पिछले कई दशकों में, उसको हमने कहीं ना कहीं मिस किया है, और अब जाकर हम इस पर फोकस कर रहे हैं ज्यादा। वैसे आप कह रहे हैं कि हमने मिस किया है, लेकिन अगर देखते हैं तो आज सहकारिता विभाग आई है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाएं ऐसी रही हैं, विकास योजनाएं, जो कि ऑलरेडी इनमें काम कर रही थी। भले ही एक मंत्री के रूप में अलग से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, पर ग्रामीण विकास में तो कार्यक्रम चल ही रहा था जी। इससे और बल मिलेगा। आपका कहना है कि इससे और ज्यादा बल मिला, लेकिन क्या सहकारिता के महत्व को जो पहचानने का काम है वो, और फिर आपने जैसा कहा इससे और ज्यादा बल मिलेगा, ये भारत जैसे ग्रामीण समाज के लिए, जहां हम जानते हैं कि गांवों में भारत की आत्मा बसती है, वहां की समृद्धि के लिए इसका पहले और बढ़िया इस्तेमाल हो सकता था? देखिए, अभी जैसे भारत सरकार ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना रखी है, तो इसके लिए ये बिल्कुल सही समय है कि ये मंत्री का गठन हुआ है, जब सरकारी क्षेत्र का पुनर्जीवन और व्यवसायीकरण, आर्थिक न्याय, सामाजिक एकता और जमीनी सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बिल्कुल सही समय है, देर की तो कोई बात नहीं होती है, कार्यक्रम तो चलता ही रहता है। पर चूंकि आज हम ऐसे समय में खड़ा है जबकि हमारे लिए
जरूरत बहुत ज़्यादा है। जब 2047 तक अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इस जो ग्रामीण और शहरी में जो गैप है उसको हमें कम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें काफी तेजी से काम करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र। आप ये सही कह रहे हैं कि देखिए काम तो चलता रहता है और पहले भी इस तरह के काम जरूर होते हैं, बस जो अंतर आ जाता है उस काम में तेजी लाने की, अंतर आ जाता है उसको प्राथमिकता में रखने की, प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखने की, और वो कहीं ना कहीं अब जाकर के दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले भी होता तो और ज़्यादा हम इसमें हासिल कर सकते थे। मैं एक बार फिर से प्रोफेसर श्याम सिंह जी का रुख करता हूँ। प्रोफेसर श्याम सिंह जी, जो अभी प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी कह रहे थे, आज ही बल्कि संयोग कहिए कि जो आर्थिक समानता सूचकांक आज ही आया है और उसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 4था स्थान लाया है आर्थिक समानता स्थापित करने में, और सहकारिता इसकी संकल्पना कहीं ना कहीं इससे जाकर बहुत गहराई से जुड़ती है आर्थिक समानता लाने में। तो भारत में और भारत जैसे देश के लिए, भारत में जिस तरह की हमारी संरचना है, इसमें सहकारिता और अधिक भूमिका निभाएगी अब जाकर के, जिस तरह से और बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आप सहमत हूं। और एक जो सहकारिता के लिए पहल अभी इस सरकार ने की है, पिछले 4 सालों में चल रही है, जरूर एक तो ये है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर आप देखेंगे तो भारत के लगभग 25% जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि 150 करोड़ में से अगर आप 1/4 कर दें तो वो जनसंख्या हमारी कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है। और पूरे विश्व में जितनी कोऑपरेटिव्स हैं उसका भी लगभग 1/4 8 लाख कोऑपरेटिव हमारे भारत में है। लेकिन अगर आप टॉप 300 कोऑपरेटिव देखेंगे तो भारत में 3 या 4 कोऑपरेटिव्स का नाम आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा देर हुई है, लेकिन अब जो पिछले 4 साल में जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत टाइमली है, बहुत एक अच्छे समय पे आए हैं। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये जो समानता सूचकांक आया है उसमें हम 4थे स्थान पे हैं और मुझे लगता है कि में पहले स्थान में आने की जरूरत है। और अगर इसी तरीके के जो इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, अगर लेती रही तो हम पक्का पहले स्थान पे आएंगे। लेकिन 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। एक है कि जो भी हम आर्थिक गतिविधियां जो हम कर रहे हैं वो जन केंद्रित हो, पीपल सेंटर्ड और वैल्यू ड्रिवन हो। वैल्यूज के कैसे वो कॉमन एक सहकारिता के जो सहकारिता से समृद्धि का एक मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो कैसे हो, उसके अगर इन दोनों प्रिंसिपल के सिद्धांतों के आसपास हमारे सहकारिता के क्षेत्र में हम काम करते रहेंगे तो सूचकांक में हम पहले स्थान पे भी आएंगे। ये मेरा ऐसा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें तकनीक की भी बड़ी भूमिका है, उस पर मैं ज़रूर उस पहलू पर बात करूंगा, आऊँगा प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी के पास। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि तकनीक ने किस तरह से हाल के सालों में सहकारिता को बढ़ावा दिया और उसमें कितनी मजबूत भूमिका निभाई है। पीएससीज की कंप्यूटरीकरण वगैरह की बातें आप लगातार सुनते रहे होंगे, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम और आज बात सहकारिता पर कर रहे हैं। हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए, मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी का रुख करता हूं। प्रमोद कुमार सिंह जी, एक चीज़ हमने देखी कि देखिए बहुत चर्चा होती है पीएससीज के कंप्यूटरीकरण की, डिजिटल इंडिया में तकनीक का इस्तेमाल करने की, इस फील्ड के लिए भी, सहकारिता के लिए भी, क्योंकि एक
पहले एक इमेज थी कि आप कहीं दूसरे बैंक में जाएं, कहीं दूसरी जगह पर जाएं तो वो हाईटेक हुआ करती थी, और जब सहकारिता से जुड़ी किसी संस्था में, किसी ऑफिस में आप जाते थे तो आपको लगता था कि ये थोड़ा सा जो है बिल्कुल इसमें बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है भारत में सहकारिता क्षेत्र के लिए, ये पारदर्शिता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक बड़ी चीज़ है, उसी से भरोसा बनता है और भरोसे से ही लोग जुड़ते हैं, सहकारिता जुड़ने का ही तो नाम है। तो तकनीक ने बड़ी भूमिका निभाई इसमें। जैसा कि आपने कहा है कि जो हमारे पैक्स हैं उसका कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सो इससे पारदर्शिता वहाँ पे आई है। ऋण का वितरण है, वो भी उसके माध्यम से बहुत आसानी से हो रहा है और ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रहा है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें और भी काफ़ी योगदान दे सकता है। अगर देखें तो जो एंटायर जो वर्क प्रणाली है, जो कार्य करने की प्रणाली है, वो अपने आप में बदल रही है। सो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम डेटा प्रबंधन है, पारदर्शी लेखांकन है, प्रभावी सेवा वितरण है, इन सबको जो कंप्यूटराइजेशन है इन सबको काफ़ी स्ट्रीमलाइन करेगी। ठीक। उसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, चूंकि आप लोगों से जुड़ पाते हैं उससे, और आप देखेंगे कि बहुत सारी सरकार की भी ऐसी योजनाएं हैं जिससे मोबाइल एप्लीकेशन से जो किसान हैं डायरेक्ट जुड़ पाते हैं और उनको मौसम की जानकारी मिल पाती है हमारे किसानों को, या उनका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो उनको एसएमएस मिल पाता है, जो सरकारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें मिलती रहती हैं। तो ये सब उन्हें मिलती रहती हैं। लेकिन उसके अलावा भी और जो भी है, जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, वो उनको बेहतर ढंग से प्रबंधन में हेल्प करेंगी। जो मैनेजर्स वहाँ पे होंगे वो सैटेलाइट अब रियल टाइम डेटा एक्विजिशन और उसका मैनेजमेंट हो पाएगा और उसको वो कर पाएंगे। और इस ख्याल से इस तरह की यूनिवर्सिटी की खास जरूरत है जो कि मैन पावर को ट्रेन करेंगी ताकि वो इसका उपयोग करके किसानों को और जो बाकी उद्यम कर्मी हैं उनको इसका लाभ पहुंचा पाए। बिल्कुल, ये लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और किस तरह का लाभ मिलेगा प्रोफेसर श्याम सिंह जी? निश्चित तौर पर सहकारिता को लेकर के पहले से भी पाठ्यक्रम हैं, कई तरह के कोर्स हैं, लेकिन अब जब राष्ट्रीय स्तर का पहला यूनिवर्सिटी देश को मिलने जा रहा है तो क्या कुछ और कोर्स, नए नए एंगल से और नई नई बातें सहकारिता को लेकर के उसका पठन पाठन किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी के जरिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया भी कि एक तकनीकी एक बहुत अहम पार्ट होगा हमारे इस पाठ्यक्रम में। हम लोग जो पाठ्यक्रम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग चल रही है, उसमें ये है एक तो कि पूरे भारत को इसका फ़ायदा मिले, तो हब और स्पोक मॉडल पे यूनिवर्सिटी काम करेगी, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर तो आनंद में होगा, लेकिन बाकी देश में, बाकी राज्यों में इसके संस्थान होंगे, इसके सेंटर्स होंगे जहाँ पे एफिलिएशन बेस पे होगा। हमारा एक उद्देश्य ये है कि ना सिर्फ सहकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको पढ़ाएं, बल्कि हम इस पे भी ध्यान दें कि उन प्रिंसिपल्स के साथ हम एक नया अनुसंधान कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे जी, वैल्यू ड्रिवन बेस्ड जो कार्य हम करने वाले हैं सहकारिता में, वो हम कैसे करेंगे। तो उस पर बहुत सारा ध्यान है। हम साइंस पे बहुत सारा एक काफ़ी सारा हमारा ध्यान जा रहा है जब हम पाठ्यक्रम डेवलप कर रहे हैं कि साइंस का यूज हम कैसे करें, विज्ञान का यूज कैसे करें। तो तकनीकी विज्ञान एक पीपल ओरिएंटेड, जन केंद्रित एक पाठ्यक्रम हो, जिसमें कि हम जो लोकल लोग हैं, हमारे जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो समुदाय हैं, उनको कैसे फायदा मिले। सीधे तो एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज टाइप के कोर्सेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 10 पास से लेके कोई जिसने बीए और बीएससी और एमए भी किया है उसको भी पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे और निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा मिलेगा। प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी, एक बात मैं ज़रूर आपसे चलते चलते पूछ लेना चाहूँगा कि हमारे देश में देखिए सहकारिता को लेकर काम हुआ है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है कि वहाँ सहकारिता को लेकर ज़्यादा काम हुए। लेकिन देश अपना कितना बड़ा है, कितने राज्य हैं, ये हम सब जानते हैं।
उनको गति देने की जरूरत है और ऐसे जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उनसे हम उम्मीद करें कि देश के बाकी हिस्सों में भी सहकारिता को जल्द ही बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप कह रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में है, पर ये जो हमारी एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें भी सहकारिता पे काफी बल दी गई थी और ये कोई नई चीज नहीं, हमारी ये संस्कृति से जुड़ी हुई है। जैसे आप देखेंगे कि भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि आप जो है व्यक्ति को स्वयं अपने प्रयासों से उन्नति करनी चाहिए और लोगों से सहयोग देना चाहिए। वहाँ भी स्वजवाबदेही की बात की गई है। ऋग्वेद में समानता की बात की गई है। मनुस्मृति में इक्विटी की बात की गई है, न्यायिकता की बात की गई है। अथर्ववेद में एकजुटता की बात की गई है। बिल्कुल। ईशा उपनिषद में सामाजिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। तो ये हमारा एक सांस्कृतिक विरासत हमारी रही है इन सब चीजों से। और ये तो होता है कि कहाँ पे किस तरह के लीडरशिप मिले। यहाँ चूंकि त्रिभुवन दास पटेल जी और डॉक्टर कुरियन जैसे मैनेजर मिले, डॉक्टर ये त्रिभुवन दास पटेल जैसे लीडर मिले, तो यहाँ पे ज्यादा काम हुआ। बिल्कुल। चूंकि अभी जो वर्तमान जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें ये सोचा ही गया है कि हम पूरे देश में इस आंदोलन को लेके जाए और हम समझते हैं कि ठीक है। आपने बिल्कुल एक लंबी समृद्ध परंपरा जो हमारी सहकारिता की रही है उसका जिक्र किया। बस बदलते समय के साथ उसको मॉडिफाई करने, बदलने की ज़रूरत है। तकनीक के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके विस्तार देने की ज़रूरत है और उस दिशा में बहुत ही ज़ोर शोर से काम हो रहा है। आज भी उसी सिलसिले में पहला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर श्याम सिंह जी जुड़ने के लिए आपका, और प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि ये सहकारिता जो है इसको बढ़ावा देकर के भारत सारे पैमाने पर, जो एक से बढ़कर एक पैमाने आ रहे हैं जिसमें भारत लगातार प्रगति कर रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।